इस वीडियो और एडवोकेट सुबोध गुप्ता के चैनल का उद्देश्य समाज में कानून की जागृति पैदा करना है। यह वीडियो ना तो कोई विज्ञापन है और न ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई आमंत्रण। वीडियो में कही गई बात कानूनी सलाह नहीं है और न ही एडवोकेट सुबोध गुप्ता इसकी पूर्ण सत्यता और प्रामाणिकता का दावा करते हैं। यह वीडियो अगर शिक्षाप्रद लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद। अक्सर मैंने देखा है कि जो शरीफ सेलर भी हैं, ईमानदार सेलर हैं, जो अपनी प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं, वो भी जाने अनजाने लापरवाही में, नेग्लिजेंस में गलत बायर से डील करके मुसीबत में पड़ जाते हैं। अब इस वीडियो में मैं सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण या एक पॉइंट पे ही बात कर रहा हूँ, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसे सेलर मुसीबत में फंस जाते हैं अपनी इग्नोरेंस के चलते हुए। आम तौर पे एक रिवाज बना हुआ है कि प्रॉपर्टी सेल परचेज का जो एग्रीमेंट है उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट प्रॉपर्टी डीलर के पास होता है या जो ड्राफ्टिंग करने वाले बैठे होते हैं उनके पास होता है। वो फॉर्मेट ले लिया जाता है, उसमें प्रॉपर्टी एड्रेस चेंज कर देते हैं, प्रॉपर्टी की टोटल डील कितने में हो रही है वो अमाउंट चेंज कर देते हैं, और फाइनल रजिस्ट्री कब होगी, क्लोजिंग डेट क्या है वो चेंज कर देते हैं। टोकन मनी का अमाउंट डाल देते हैं, एडवांस मनी का अमाउंट डाल देते हैं। बाकी जो शर्तें लिखी रहती हैं ना उन्हें कोई पढ़ता, ना उन्हें कोई देखता, ना कोई जहमत उठाता कि भाई ये गलत लिखी है या सही लिखी है या और क्या इसमें चेंज होना चाहिए, और उसको साइन कर देते हैं। अब एक चीज़ मैंने नोट की है कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पे बैंक लोन ले रखा होता है सेलर ने। अब अगर आपने प्रॉपर्टी पे अपनी बैंक लोन ले रखा है और आप उस प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हो किसी बायर को, तो भाई साहब एज ए सेलर आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी लीगल लायबिलिटी है, कानूनी रूप से आप बाध्य हो इस बात के लिए कि आप एग्रीमेंट में डिस्क्लोज करें कि भाई इस प्रॉपर्टी पे लोन चल रहा है। सेक्शन 55 है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की। सेक्शन 55 के तहत आपकी ड्यूटी बनती है सेलर की कि आप बताएं कि आपकी प्रॉपर्टी पे कोई एनकम्बरेंस, लोन, चार्ज या कोई और डिफेक्ट तो नहीं है आपकी प्रॉपर्टी में जो आप बेचने जा रहे हो बायर को। अब आप बोलोगे भाई साहब मैंने तो बायर को बता दिया था मुंह जुबानी सौदे के समय कि भाई इस प्रॉपर्टी पे इस बैंक का लोन चल रहा है, ये बात उसे मालूम है, पता है उसे इस बात का। ठीक है, ये तो आपने वर्बली बता दिया, तो यहीं पे तो मात खा जाते हैं हम लोग। आपने वर्बली बता दिया, उसने वर्बली सुन लिया, लेकिन जब आपने एग्रीमेंट पे साइन किया, उस एग्रीमेंट की जो स्टैंडर्ड शर्तें हैं वो पढ़ी क्या आपने? क्योंकि स्टैंडर्ड शर्तों में ये लिखा रहता है आमतौर पर कि इस प्रॉपर्टी पर किसी भी प्रकार का कोई ऋण, भार, लोन, डिस्प्यूट, लिटिगेशन, विवाद, अटैचमेंट इत्यादि नहीं है, कोई लीन नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, कोई एनकम्बरेंस नहीं है, कोई मॉर्गेज नहीं है इस प्रॉपर्टी पर। ऐसा स्टैंडर्ड क्लॉज के रूप में लिखा रहता है और आपने बिना पढ़े साइन कर दिया, जबकि उस प्रॉपर्टी पे लोन चल रहा था। अब अगर सब कुछ ठीक रहा तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका डिस्प्यूट हो गया इस बायर के साथ, आगे चल के किसी भी बात पे झगड़ा हो गया आपका बायर के साथ, तो बायर आपको जब कोर्ट में घसीटेगा तो ये एग्रीमेंट कोर्ट में पढ़ा जाएगा, और इस एग्रीमेंट में आपने साइन किए हुए हैं और ये लिखा हुआ है कि इस प्रॉपर्टी पे कोई मॉर्गेज नहीं है, ये प्रॉपर्टी गिरवी नहीं है, इस पे कोई ऋण नहीं है, कोई लोन नहीं है, कोई एनकम्बरेंस, चार्ज, भार, लीन एटसेट्रा इस प्रॉपर्टी पे नहीं है। तो आप वहां फिर कितना भी चिल्लाना कि मैंने इसे मुंहजबानी बता दिया था, इसे पता था, एक लिखित बात सुपरसीड करेगी किसी भी ओरल बात को। बाकी तो क्या आपके पास प्रूफ है क्या नहीं है वो एक सेकेंडरी लंबी कहानी हो जाएगी। लेकिन ऐसा माना जाएगा कि आपने एक फ्रॉड किया है बायर के साथ, एक फ्रॉडुलेंट कंसीलमेंट किया है, यानी आपने एक ऐसी बात छुपाई है जानबूझ के ताकि आप अपनी प्रॉपर्टी उसे बेच सको। एक किस्म से फ्रॉड किया आपने, उसके साथ मिसरिप्रेजेंटेशन किया, आपने झूठ बोला है प्रॉपर्टी के बारे में उसको बेचने के लिए। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेक्शन 17 या सेक्शन 18 भी इस पे लागू हो जाएगी फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन की। और अगर ऐसा हुआ
मतलब अगर ये बात दिख रही है प्रथम दृष्टि में प्रीमा फेसाई कि हाँ भाई आपको ये बात डिस्क्लोज करनी चाहिए थी और आपने नहीं की, और आप उसे सिद्ध नहीं कर पा रहे हो कि मैंने इसे वर्बली बता दिया था क्योंकि आपने लिख के किसी और बात पे साइन किया हुआ है, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल हो जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ बायर। सरल भाषा में कहूं तो बायर चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर सकता है और आपसे कंपनसेशन या डैमेजेस भी मांग सकता है। ऐसा हुआ तो जो बायर से आपने पैसे लिए वो तो देने ही पड़ेंगे, साथ में कंपनसेशन भी देना पड़ेगा। और रिवर्स बात करूं, रिवर्स इस चीज की कि मान लो बायर ने कुछ पैसे आपको दे दिए, टोकन मनी, एडवांस मनी, अब आपके पास बाकी के पैसे तो बैंक लोन के उतारने के थे नहीं, तभी आप प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे। आप सोच रहे थे कि ये मुझे पैसे देगा तो मैं बैंक में दे दूंगा, मेरा लोन उतर जाएगा। पर बायर ने क्या किया, आपको कुछ पैसे तो दे दिए, एग्रीमेंट साइन हो गया जिस पे ये लिखा हुआ है कि इस प्रॉपर्टी पे कोई ऋण, भार, लोन इत्यादि नहीं है, आपने साइन कर रखा है उस पे। और फिर आपका झगड़ा हो गया बायर के साथ और बायर ने कहा भाई मैं तेरे बाकी के पैसे नहीं दे रहा। अब आप उसे कोर्ट में घसीटना चाहते हो कि देखो ये एग्रीमेंट आपने बनाया था मेरे साथ और आप मेरे को बाकी के पैसे दो। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस यानी इस एग्रीमेंट को लागू करवाने के लिए अगर आप कोर्ट में जाओगे तो, और ये बात लिखी हुई है कि इस प्रॉपर्टी पे कोई लोन इत्यादि नहीं है, जबकि था, और बायर ने अगर कोर्ट को ये बात समझा दी कि हाँ भाई इसने जानबूझ के बात मेरे से छुपाई थी और इसलिए ये बात छुपा के, ऐसा लिख के, झूठ लिख के इसने मेरे साथ फ्रॉड करा है, मिसरिप्रेजेंटेशन किया है, इसी चक्कर में मैंने इसे टोकन मनी या एडवांस मनी दे दिया था, वरना मैं तो ऐसी प्रॉपर्टी खरीदता ही नहीं जनाब जिस पे बैंक लोन चल रहा है। तो आपके लिए उस एग्रीमेंट के तहत बायर से बाकी के पैसे कोर्ट के माध्यम से लेना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कोर्ट ऐसे एग्रीमेंट को लागू करवाने के लिए बायर को फोर्स नहीं कर सकती जिसपे ऑलरेडी बैंक का लोन चल रहा है, जो प्रॉपर्टी गिरवी पड़ी है, बैंक में मॉर्गेज है और एग्रीमेंट में आपने डिस्क्लोज नहीं कर रखा है, आपने स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं लिख रखा कि इस प्रॉपर्टी पे इस बैंक से लोन चल रहा है, ये लोन अकाउंट नंबर है, प्रॉपर्टी पेपर भी ओरिजिनल आपके पास नहीं है। इस प्रकार की शर्त खोलकर आपने एग्रीमेंट में नहीं लिखी तो समझ लीजिए अगर आपने ये गलती कर दी, जो कि 90% सेलर करते हैं, एग्रीमेंट बनाते समय मूंजबानी तो बता देते हैं, वर्बली तो बता देते हैं, व्हाट्सएप पे तो बता देते हैं, पर एग्रीमेंट में जब शर्तें लिखी जाती हैं तब ऐसे खोल के चीज़ों का विवरण नहीं लिखते, तो ये बात आपके अगेंस्ट जाएगी। इस बात का एक तीसरा पहलू बैंक भी है, और बैंक का पहलू ये है कि आपने जब बैंक से लोन लिया तो आपने बैंक के साथ लोन एग्रीमेंट साइन किया। लोन एग्रीमेंट जब आपने बैंक से साइन किया तो बैंक आम तौर पे उसमें क्लोज लिख के रखते हैं, और वो ये लिख के रखते हैं कि आप बिना बैंक की परमिशन के इस प्रॉपर्टी पर, जो कि इस बैंक के साथ आपने मॉर्गेज की है, इसे सेल नहीं करेंगे, ट्रांसफर नहीं करेंगे, कोई थर्ड पार्टी राइट क्रिएट नहीं करेंगे। आम तौर पर ऐसा लिखा होता है। का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी जो शर्तें हैं उसका ब्रीच किया, क्योंकि बैंक के साथ आपने लिखित में ये वादा कर रखा है, लिखित में ये टर्म साइन कर रखी है कि मैं आपकी बिना अनुमति के इस प्रॉपर्टी में थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट नहीं करूंगा, किसी तीसरे पक्ष के हित नहीं इसमें पैदा करूंगा। परंतु जब आपने एग्रीमेंट टू सेल बनाया बायर के साथ, तब आपने बैंक से तो कोई परमिशन ली नहीं, आपने तो बना लिया, टोकन मनी पकड़ लिया और कर दिया आपने तो एग्रीमेंट क्रिएट। तो कल को अगर भाई साहब बैंक से आपका कोई झगड़ा हो गया, कोई डिस्प्यूट हो गया, तो बैंक आपको लीगल नोटिस भेज देगा, आपको लीगल नोटिस भेज देगा कि लोन एग्रीमेंट की शर्त संख्या इतने को रेफर कीजिए, जिसमें लिखा है कि ये प्रॉपर्टी जब तक हमारे पास मॉर्गेज है तब तक आप इस प्रॉपर्टी में हमारी परमिशन के बिना कोई थर्ड पार्टी राइट क्रिएट नहीं कर सकते, कोई थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर सकते, प्रॉपर्टी को सेल, ट्रांसफर इत्यादि नहीं कर सकते, आपने इसका वायलेशन किया है, इसलिए हम लोन को रिकॉल कर रहे हैं। वो चाहे तो लोन को रिकॉल कर सकते हैं, हमारे सारे पैसे वापस दो। या बैंक के साथ मतलब अगर आपका कोई डिस्प्यूट हो गया तो बैंक भी आपके सर के ऊपर बैठ जाएगा। हाँ, डिस्प्यूट नहीं हुआ तो बैंक भी कुछ नहीं कहेगा, और डिस्प्यूट नहीं हुआ तो बायर भी कुछ नहीं कहेगा। अब डिस्प्यूट होगा या नहीं होगा, अब मैं कोई ज्योतिषी तो हूँ नहीं, मैं तो एडवोकेट हूँ। अब लिखित शर्तों पे चलना ही
धर्म बनता है और लिखित शर्तें ही सही लिखी होनी चाहिए, और लिखित शर्तें लिखी ही इसीलिए जाती हैं ताकि भविष्य में कोई डिस्प्यूट हो जाए तो तूने क्या कहा, मैंने क्या कहा, तू मैं वाली कहानी मूजबानी बातों से निकल के कागज पे आ जाए और कोर्ट में पढ़ी जा सके और कोर्ट उस पे निर्णय कर सके। तो आप भाई साहब गलत बातों पे साइन करोगे लिख के एग्रीमेंट टू सेल के अंदर, तो फंसोगे तो फिर आप ही।